कई ऐसी किताबें रहती है कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमी रहती है और वो ऐसे जगह पे रहती है कि जहाँ पे बहुत कम इंसान आते होंगे या जो विश्वास नहीं रखते कि ऐसी वास्तु भारत निर्माण के लिए, विश्व निर्माण के लिए अपना स्वर्णिम योगदान दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति इस किताब की तरह अपना एक खुला चरित्र, आत्मचरित्र एवं अपना खुला जीवन चरित्र लेके दुनिया के सामने आया, लोगों के सामने आया, लेकिन वो ऐसे सामने नहीं आया। अपार कष्ट, सातत्य, धैर्य, मेहनत और अपने कर्म पर विश्वास रखे हुए। आपको विश्वास नहीं होता? चलिए गुजरात में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने सहायुक्त पद से अपना जीवन का जो कार्य है वो स्वल्प विराम देके पद्मश्री जैसे अति उच्च सम्मान से अलंकृत होके आज अपने देश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं एक जहाँ पे हम बैठे हैं उस वास्तु का इतिहास श्रीमान जी के माध्यम से मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। ये है महाराष्ट्र के मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान। ये ऐसा मैदान है कि जिन्होंने हमारे भारत को 3 प्रधानमंत्री, 2 भारत रत्न और 4 पद्म पुरस्कार अलंकरण से विभूषित व्यक्ति दी है, जिसमें से एक व्यक्ति आज हमारे साथ है। और ये जो शिवाजी पार्क है उसका और एक योगदान है कि इसकी मिट्टी इतनी पवित्र मिट्टी है कि जिसमें सचिन तेंदुलकर भी इस मिट्टी में ही आए थे, इस मिट्टी से ही उनका लगाव है। वैसे ही एक खेल है, माने और हम खेल बोल सकते हैं, कसरत बोल सकते हैं, व्यायाम और क्रीड़ा दोनों है, दोनों ही बोल सकते हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको एक बताना चाहूंगा, अभी जो हम वार्ता करेंगे हम थोड़ा पीछे जाएंगे। पीछे यानी सर आपकी उम्र का नहीं, हम जाएंगे 100-200 साल पुराने। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत या हमारा इंडिया जो आप अच्छा लगे वो बताइए, लेकिन ये जो है हमारा हिंदुस्तान, हमारा हर एक किला, हमारा हर एक राजा, हमारा हर एक छत्रपति, हमारा एक सम्राट इतना भाग्यशाली था और इतना उनका नेतृत्व था कि वो कला हो, साहित्य हो, जो भी हो, अष्टविद्या हम बोलते हैं, उनको केवल माहिर नहीं था, वो प्रसारित भी करता था, उनका प्रचार भी करता था। मल्लखांब, आपने शायद बहुत जनों ने शब्द नहीं सुना होगा। मल्लखांब ये जो विषय है वो मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ उस बारे में बताने के लिए। जिन्होंने मल्लखांब के लिए अपना सर्वस्व, अपना जीवन पूरा का पूरा वहां पे उनको सुपुर्द किया, ऐसे श्रीमान देशपांडे आपसे हमें सुनना। यस, मल्ल यानी कुश्ती खेलने वाला, खंबा यानी एक लकड़ी का खंबा। तो दूसरे बाजीराव पेशवा के ज़माने में पूना में 52 पहलवान थे जिनका काम था सिर्फ कुश्ती खेलना, कुश्ती सिखाना। तो हैदराबाद के निजाम से अली और गुलाब नाम के 2 पहलवान आ गए। बलदंड थे, 6.5-7 फीट उनकी ऊंचाई थी और उनका ये लौकिक था कि आज तक कोई भी उनको कुश्ती में हरा नहीं सका था। वो दक्षिण से उत्तर की ओर निकल पड़े थे, पूना तक पहुंच गए। उन्होंने दरबार को चैलेंज दिया, कोई कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है तो आगे आए, या तो अपना डिफीट कबूल करे, हम आगे निकल जाते हैं। तो ये 52 पहलवानों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके आह्वान का स्वीकार करना। इस समय एक बालम भट्ट दादा देवधर थे जो 17-18 साल के एक नौजवान थे और दरबार में पूजा अर्चा करना, भिक्षुकी करना, यही उनका काम था। लेकिन दरबार की इज्जत को देखते हुए उन्होंने उस चैलेंज का स्वीकार किया और कुछ टाइम लिमिट, मुदत मांग ली। और नासिक जिले में निफाड़ तालुके में कोठरे नाम का गांव है जहां उनकी माँ बसती थी। तो माँ के पास आशीर्वाद लिए और वहाँ एक सप्तशृंगी देवी है, गॉडेस सप्तशृंगी, जो महाराष्ट्र के जो 3.5 जागृत पीठ है उसमें से एक कहा जाता है। तो उन्हें देवी की आराधना की, देवी प्रसन्न हुई
देवी ने कहा बजरंगबली आपके सपने में आएंगे, कुश्ती की कुछ दांव दिखा देंगे। तो वैसे उनको बजरंगबली ने एक लकड़ी के खंबे के ऊपर कुछ कुश्ती के दांव सिखा दिए। उन्होंने वैसा लकड़ी का खंबा तैयार किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, और जो मुद्दत में उनको वापस आना था वो वापस आ गए। और उन्होंने अली नाम के पहलवान का ऐसी बुरी तरह से उसको पराजित किया कि वो देखकर गुलाब जो दूसरा पहलवान था वो कुश्ती लड़ना उसने खारिज किया और वो भाग गया। तो उन्होंने उस खंबे को नाम दिया मल्लखांब, कि अपने से उम्र में, ताकत में, स्किल में, वजन में जो मातब्बर है उसको चितपट कराने का तंत्र जो सिखाता है वो खंबा यानी मल्लखांब। एक लकड़ी का खंबा 8.5 फुट ऊंची होती है और मनुष्य के देह जैसे ऊपर सिर, फिर गर्दन और फिर शरीर, ऐसे उसका आकार होता है। और फिर ब्रिटिशों ने पेशवा को पराजित करके उनको ब्रह्मावर्त में भेज दिया, असाइलम में। तो ब्रह्मावर्त जो है वो कानपुर से 35 किलोमीटर है। तो पुणे से ब्रह्मावर्त तक जाने के लिए जिस रास्ते से वो चले, उस समय तो ट्रेन, बसेस या व्हीकल्स नहीं थे, तो पैदल चलते 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 लोग जाते थे। तो पुणे से सूरत, सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से देवास, इंदौर, ग्वालियर, वाराणसी, झांसी और कानपुर, इस सभी रास्ते पे जहाँ जहाँ वो रुके उस समय उन्होंने वहाँ अखाड़े प्रस्थापित किए। आज 200-250 साल के बाद भी वहाँ अखाड़े जीवित है, वहाँ मलखम है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। उसको पुनरुज्जीवित करना बहुत आवश्यक है। लेकिन बालम भट्टाचार्य देवधर जी और उनके शिष्य संप्रदाय जो कोणभट नाना गोडबोले थे या अच्युतानंद स्वामी महाराज के कहे जाते हैं, वो गुरु का अखाड़ा जो आज भी उज्जैन में है, और फिर भोपाल में अच्युत यशवंत अठेर, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अन्ना साहेब खानविलकर जो झांसी में थे, उन्होंने मलखम का बहुत प्रचार प्रसार किया। और मलखम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्यों में फैल गया। लेकिन ब्रिटिशों के 150 साल की गुलामगिरी में जो भी अपनी अच्छी चीज़ें थी वो सब भ्रष्ट हो गई। जैसे हमारी मेडिसिनल नॉलेज था, या गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, या भारत विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, या संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, या गणित में शून्य की संकल्पना, तो पाणिनि का व्याकरण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, महामुनि पतंजलि द्वारा दिया गया योग शास्त्र है, ये सभी का ह्रास हो गया। लेकिन अभी कुछ सालों में हम इसको लोगों के सामने लाना शुरू करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 1896 में शिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस हुआ था, उसमें भारत का सही चित्र लोगों के सामने दिखा दिया। तो लोगों को भारत की असली वैल्यू क्या है उसकी जानकारी हो गई। तो आज यहाँ पर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने भी जो इंडिजिनस गेम्स है उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कलरीपयट्टू है, टांग था है, योगा है, मलखम्ब है, उनको खेलो इंडिया में सम्मिलित किया है। उस समय हम जो नेशनल्स के लिए जाते थे, उस समय हम ट्रेन से जाते थे, लेकिन आज खिलाड़ी जो जाते हैं वो फ्लाइट से जाते हैं, उनका खर्चा गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। इतना ही नहीं, नेशनल के विनर्स जो हैं उनको 10,000 रुपये महीने का यानी सालाना 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। तो इससे मलखम्ब को बहुत बढ़ावा मिला है। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो मेरे व्यायामशाला में भी 2-4 लोग मलखम्ब करते थे। आज मेरे व्यायामशाला में 100 लड़के 100 लड़कियां डेली मलखम्ब करते हैं। फिर मुंबई में 1-2-3 संस्थाएं थी, आज मुंबई में कम से कम 200 संस्थाएं जहाँ रेगुलर मलखम्ब का ट्रेनिंग चलता है। महाराष्ट्र में एक 3-4 डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, जहाँ मलखम्ब था। आज महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड टू द स्टेट एसोसिएशन, और वह मलखम्ब का रेगुलर ट्रेनिंग चलता है। और भारत में भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा 33 राज्यों में मलखम्ब आज प्रचलित है। वहाँ पर स्टेट मलखम्ब एसोसिएशन है और मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो एफिलिएटेड है। और फिर भारत के बाहर मैं 52 देशों में जा चुका हूँ जहाँ मैंने मलखम्ब की शुरुआत की है। यानी यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, और यहाँ एशियन कंट्रीज़ में भी
इस पे हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, जापान, तो अभी 52 देशों में मलखम्ब रेगुलर शुरू है। हमने 2019 में यहाँ इसी शिवाजी पार्क में फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप लिया था, जिसमें 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा कंपटीशन हुआ था आसाम में, सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी थर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप हम करेंगे शायद अगले साल, पूना में करेंगे, उसमें कम से कम 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मलखम्ब का जो एक प्रसार और प्रचार हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि जिस खेल को एक बार केंद्र शासन से मान्यता भी नहीं थी, आज उस खेल को केंद्र शासन से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और वही पद्मश्री शुरू हो गया। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, आपने जो अभी हमसे सामायिक किया आपका बचपन की कहानी, क्या ये मुंबई शहर है? मुंबई शहर आए दिन बदलता रहता है। क्या मुंबई शहर में आपने बदलाव देखा और कोई निजी जो आपका स्मृति हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप सामायिक करना चाहोगे? बिल्कुल। मैं 5वीं कक्षा में था और किंग जॉर्ज हाई स्कूल में जाता था, दादर ईस्ट में, और हम रहते थे काला चौकी में। तो ट्रैम से जाता था, अकेला जाता था, 5 पैसा टिकट था उस समय। तो मैं एक दिन लेट हो गया स्कूल में जाने के लिए। तो एंट्रेंस के पास ही पाटकर गुरुजी थे, उन्होंने मुझे पूछा, काय रे उशीर का झाला? मैं बहुत डर गया था। मैंने बता दिया कि मैं काला चौकी रहता हूँ और ट्रैम से यहाँ आता हूँ, आज ट्रैम को लेट हो गया, इसके लिए मुझे लेट हो गया। तो उन्होंने पूछा कि क्यों इतना लंबा क्यों भेजते हैं, वहाँ कोई स्कूल नहीं है? तो मैंने उस समय जवाब दिया था कि इतने अच्छे स्कूल वहाँ नहीं है, इसके लिए पिताजी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। एंड देन वो जो दिन थे बहुत अच्छे थे। और उसके बाद हम काला चौकी से श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में आते थे, तो हमारे एक छोटी मॉरिस 8 गाड़ी थी। पिताजी गाड़ी चलाते थे, माँ जी उनके बाजू में बैठती थी, हम 3 भाई 1 बहन पीछे सीट में बैठते थे। और वो पिताजी हमें यहाँ छोड़कर फिर यहाँ अक्रॉस द रोड एक म्यूनसिपल जिमखाना है, वहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे। ही वॉज द पार्टनर ऑफ नंदू नाटेकर। तो जाते समय हमें व्यायामशाला से लेकर घर जाते थे। तो तभी से ये व्यायामशाला से लगाव शुरू रहा। और उस समय का ट्रैफिक, उस समय की बिल्डिंग, इमारतें, रास्ते की रहदारी, रास्ते की जो स्थिति थी और आज की स्थिति, इसमें बहुत फर्क महसूस होता है। और कोई ऐसी मनपसंद चीज़ जो आज भी आपको? मुंबई का वड़ा पाव तो फेमस है। उस समय तो मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगता था कि गन्ने का जूस, जो बहुत कम जगह पे अच्छा मिलता था। और मैं चाय कॉफ़ी तो पीता नहीं था। हमारे घर में ही कोई मेहमान आते थे तो चाय बनाई जाती थी। जैसे घर में पिताजी, माँ जी, हम तीनों भाई बहन कभी चाय पीते नहीं थे। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा था कि सुबह दूध पी लेना, और यदि बाहर कुछ लेना पड़ेगा तो नींबू शरबत हो, नीरा हो या गन्ने का जूस हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। इसमें आपने जैसे बताया कि एक शालेय जीवन, उसके बाद महाविद्यालयीन जीवन, विश्वविद्यालय का जीवन, और उसके बाद नौकरी, ये जो स्थित्यंतर 3 पड़ाव आए शादी के पहले, विवाह के पहले तक, क्या आपने महसूस किया कि जो हमारे युवा है उनको आप बता सकते हैं? या एक आपका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन ये हो तो बाकी सभी चीज़ों के ऊपर आप हो सकता है कि उनको यश, आप उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ है, कभी खाने को नहीं मिलता है, कभी खाने को समय नहीं मिलता है, कभी ट्रैफिक में या जाने आने में दिक्कत होती है। लेकिन हमारा जो गोल है, हमारी मंजिल जो है, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। कि मैं सुबह यहाँ आता था, यहीं से डायरेक्ट जाता था, फिर बहुत तकलीफ़ होती थी। एग्ज़ाम का समय था तो भी एग्ज़ाम के समय भी कभी मैंने व्यायामशाला बंक नहीं की। व्यायामशाला की प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर रखी। और मुझे याद है जब मैं बीएससी के फाइनल ईयर में था, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पहले दिन मैं एनएसएस का कैंप लेने के लिए कहीं आउट ऑफ बॉम्बे, बहुत एक ग्रामीण एरिया में गया था। वहाँ से ट्रेन से आ गया और डायरेक्ट प्रैक्टिकल को मैंने अटेंड किया।
तो दिस इज जो लगन कहते हैं उसको, इसीलिए हमें कोई ना कोई आंखों के सामने मंजिल होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार ब्लड डोनेशन किया है। एक आनंद दिघे जी थे जो ठाणे में रहते थे, वो हर साल 31 दिसंबर को एक रक्त करुणा पुरस्कार देते थे कि जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बार ब्लड डोनेशन किया है। तो मैंने 100 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेशन किया था, इसलिए उनके यहाँ मुझे 31 दिसंबर को रक्त करुणा पुरस्कार मिला था। तो ब्लड डोनेशन करने के बाद भी शाम को कॉलेज छूटने के बाद कबड्डी हो, खो खो, इनकी प्रैक्टिस करना, फिर व्यायामशाला आना या मलखम्ब की प्रैक्टिस करना और रात को घर जाना, यही रूटीन था। जब मैं ऑफिस में जाता था तो भी यही रूटीन था कि सुबह ऑफिस से छूटने के बाद शाम को वापस व्यायामशाला। कई बार कंपटीशन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कोई कोचिंग कैंप लेने के लिए आउट ऑफ बॉम्बे जाना पड़ता था, तो फिर बहुत मुश्किल से छुट्टियां मंजूर करनी पड़ती थी और डायरेक्ट यहाँ से ऑन द स्पॉट वहाँ गए, बाय फ्लाइट से हो, बाय ट्रेन से हो या बस से हो, और वहाँ का काम पूरा किया, डायरेक्ट रात को ट्रेन पकड़ के वापस आ गए, सुबह ऑफिस में हाजिर हो गए। तो ऐसे बहुत बार किया। कई बार ऐसे हुआ कि छुट्टियां सैंक्शन कर लेने में बहुत दिक्कतें आ गई कि नहीं, हम छुट्टी आपको सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो भी हमें डट के रहना पड़ा कि नहीं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क व्हाट आई एम डूइंग, और मेरा ऑफिस का काम सफ़र नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मैं ले लूँगा और ऑफिस का काम पूरा करूँगा। जब मैं 75 में नौकरी को लगा तो 76 में फर्स्ट एक साल में ही मुझे अगरतला में जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन के साथ महाराष्ट्र का जिम्नास्टिक का जो टीम था उनके साथ कोच कम मैनेजर करके अगरतला में जाने का अपॉइंटमेंट हो गया। वहाँ जिम्नास्टिक्स और मलखम्ब दोनों साथ साथ चलते थे। तो मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन दे दिया, तो मेरे जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको छुट्टी नहीं सैंक्शन कर सकते हैं, यू डिसाइड, या आपको नौकरी करनी है या कंपटीशन के लिए जाना है। तो मैं तुरंत वहाँ से उठकर मेरे जो कलेक्टर साहब थे, चर्चगेट ऑफिस में बैठते थे, उनके पास गया और उनको बताया मैंने, सर ऐसे से दिस द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और हमारे डीसी साहब मुझे छुट्टी नहीं सैंक्शन कर रहे। तो उन्होंने लेटर को पढ़ा और मेरे पीठ पे हाथ रखा और बोला, यंग मैन, गो टू योर ऑफिस, कीप अ नोट ऑन योर टेबल कि एज पर कलेक्टर्स इंस्ट्रक्शन आई एम गोइंग फॉर द नेशनल्स, और मुझे छुट्टी सैंक्शन करनी। ऐसे बहुत कठिनाइयाँ आई, चैलेंजेस आए, बट आप डटकर खड़े होने से वो सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। विश्वास होना चाहिए करो। श्रोते हो, आपको बताएं कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में 38 साल, बराबर है श्रीमान? बिल्कुल बिल्कुल 38 साल स्थिरता से, संयमता से और एक अपनी ऊंचाई, हर एक जो पद मिला उसको स्वीकृत करके और उसमें पूरा दायित्व देके आपने जॉइंट कमिश्नर के पद से आप अभी निवृत्त हुए। कैसा रहा ये सफर? इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक 38 साल की सर्विस, ये सबसे बड़ा संतुलन था। यदि मैं मलखम्ब करता हूँ, मलखम्ब सिखाता हूँ, उसमें बहुत बैलेंसिंग डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नौकरी का बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर होने के बाद मेरी ऑर्डर निकल गई और मुझे अहमदाबाद जोन में, भावनगर में पोस्टिंग मिला। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देशपांडे जी, आपकी इतनी पहचान है, आप कुछ इन्फ्लुएंस लगा के आपके ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए, आप मुंबई में ही रहिए। लेकिन मेरा ये कहना था कि जो भी भगवान ने दिया है वो कुछ मकसद से दिया होगा कि मेरे वहाँ जाने से वहाँ कुछ मलखम्ब की शुरुआत होनी होगी, या तो अपने एब्सेंस में जो काम कैसे चलता है वो भी देखने का मौका होगा कि वो काम बंद हो जाता है या काम वैसे ही चलता है। तो इसके लिए मैंने वो नौकरी स्वीकार की और वहाँ भावनगर में जाने के बाद वहाँ पर एक पार्थ एक्टिविटी सेंटर था, वहाँ पर जाकर मैंने खुद वहाँ बता दिया कि मैं मुंबई से आया हूँ और शाम को ऑफिस 6 बजे छूटने के बाद मैं यहाँ आकर बच्चों को मलखम्ब सिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मलखम्ब क्या होता है, उनको मालूम नहीं था। वहाँ स्केटिंग था, योगा था, बाकी सब एक्टिविटीज़ थे। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया
तो मैंने मुंबई से मलखम वहाँ ले गया, रोप मलखम ले गया और वहाँ रेगुलर शाम को 6 के बाद वहाँ मलखम सिखाना शुरू किया। और अनेरी मेहता नाम की वहाँ की लड़की थी जिसने 1 साल में गुजरात का नेशनल्स में रिप्रेजेंटेशन किया, इतना अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। जब मैं ज्वाइन हो गया था डिपार्टमेंट में 75, तभी मुझे इंटरव्यू में ये पूछा था कि देशपांडे जी, आप कुछ खेल के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन ये आपकी नौकरी जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब है। आज यहाँ होंगे, कल चेन्नई में जाएंगे या बेंगलोर में जाएंगे या दिल्ली में, कहीं पर भी आपका तबादला हो सकता है, तो आप कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरी जो एक्टिविटी है मलखम मेरे हाथ में है, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मैं मलखम वहाँ शुरू करूँगा। मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं अपनी एक्टिविटी करता हूँ, जहाँ जाऊँगा वहाँ शुरू करूँगा। अब वैसे मैंने भावनगर में एक्टिविटी चालू किया, फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया जूनागढ़ में, तो जूनागढ़ में मलखम चालू कर दिया। और वहाँ जो पुराने अखाड़े थे, वहाँ जाकर मलखम को संजीवनी देने के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ के लोगों को इकट्ठे लाकर मैंने वो भी कोशिश किया। और हर सैटरडे संडे में मुंबई आता था, तो फ्राइडे इवनिंग में वहाँ से निकलता था भावनगर से बड़ौदा के, कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी फ्लाइट से, जैसे हो मैं मुंबई पहुँच जाता था। सैटरडे संडे यहाँ आकर जो भी चल रहा है वो काम देखकर वापस मंडे मॉर्निंग ऑफिस पहुँच जाता था। तो एक बार हरचरण सिंह नाम के एक एडिशनल कमिश्नर आ गए, उन्होंने कहा देशपांडे जी आपका पोस्टिंग भावनगर में है, तो एवरी सैटरडे संडे यू कैन नॉट गो टू मुंबई। तो उस समय कलेक्टर एक NK भुजावल करके आ गए थे, तो मैं उनसे मिला, उनको बताया मैंने कि सर ऐसे ऐसे मेरी कमिटमेंट है, तो छुट्टी के लिए सैटरडे संडे में मुंबई जाता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास देखा, बोला देशपांडे जी एपिक चैनल में आपका इंटरव्यू हमने देखा है, आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे में से कोई भी कर नहीं सकता है, तो आप ज़रूर जाइए। किसी ने पूछा तो बता देना, कलेक्टर ने सैंक्शन किया है। तो जैसे आपदाएं आती गई, समस्याएं आती गई, चैलेंजेस आते गए, वैसे उसके ऊपर सॉल्यूशन भी मिलते गए और मेरा काम अखंड चालू रहा। श्रीमान, ऐसे कहा जाता है कि हर एक यशस्वी पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ रहता है। आपने जैसे अभी गुरुजनों का आदरपूर्वक, अभिमानपूर्वक उल्लेख किया, क्या हमारे श्रोता जो राष्ट्र में है, परराष्ट्र में है, विश्वभर हमारे श्रोता है विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्रीज में, क्या आप अपने निजी, जिन्होंने आपको ये यशस्वी जीवन का सहयोग आपको दिया, ऐसे आप हमें सामायिक कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि जिनके बदौलत में ये काम कर सका उनका जिक्र तो होना ही चाहिए। पहले मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे इस व्यायामशाला में डाला, जब मैं 2.5-3 साल का था तब से मैं यहाँ आना शुरू हुआ, तो दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कि उनकी वजह से मैंने यहाँ सीखना शुरू किया। और उसके बाद उनका सपोर्ट बहुत था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे बैडमिंटन खेलने वाले थे, साइकिलिंग करने वाले थे, बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर अहमदाबाद श्री उन्होंने टाइटल जीत लिया था। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत स्पोर्ट्स में और संगीत में, म्यूजिक में, दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। विश्वनाथ महादेव देशपांडे। और उसके बाद मेरी माँ जी, इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट था। तो मैं किसी भी समय लेट भी आ गया घर तो मुझे खाना देना, फिर मेरी पूछताछ करना, क्या हुआ दिन भर, क्या कैसे किया क्या। और हम 3 भाई थे और एक बहन, तो सबका सपोर्ट इतना था कि हमारे घर में माँ जी, पिताजी, फिर मेरे बड़े भाई, उनकी मिसेस, उनके 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, मेरा एक लड़का एक लड़की, मेरी मिसेस, और मेरा छोटा भाई, उनकी मिसेस, उनका एक लड़का एक लड़की, इतने 13-14 जन की फैमिली थी। लेकिन कभी मेरे को घर की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई कि ये लाना है, वो ख़त्म हो गया है, ये राशन लाना है, या कुछ भी नहीं। मैं घर में कोई भी काम नहीं करता था, सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए घर जाता था, बाकी पूरा काम मैं बाहर ही करता था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट था। और उसके बाद पिताजी ने घर ले लिया था, तो मुझे भी कुछ पैसा कमा के फ्लैट लेना है या फार्म हाउस लेना है या इसके लिए पैसे इकट्ठे करने, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और मेरी मिसेस भी एक्चुअली वो संगीत की एक बहुत अच्छा गाती है, खुद इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत की बहुत सारे जगह पे प्रोग्राम्स भी करती है, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को संगीत सिखाती भी है। लेकिन मेरे दोनों बेटा और बेटी दोनों का पूरा
शिक्षण जो है वो उन्होंने देखा था कि स्कूल में जाना है, टीचर्स के साथ मीटिंग है, या उनके जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसके ऊपर साइन करना है, या उनकी पढ़ाई लेना है। मुझे कुछ भी देखना नहीं पड़ा, मेरी मिसेस ने पूरा काम किया। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, एक्चुअली उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो संगीत के पास जाना है या तो व्यायाम के लिए, मलखम्ब के लिए व्यायामशाला आना है। तो दोनों ने व्यायामशाला का चॉइस किया। दोनों मलखम्ब में नेशनल चैंपियंस थे, और लड़की को, मेरे बेटी को, अदिति, इसको छत्रपति पुरस्कार भी मिला। ओंकार भी ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था, और उसने कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर में अच्छा प्रशिक्षण लिया। अभी अमेरिका में है और वहाँ पर वो नौकरी करता है। उसकी बीवी और उसकी अभी 12 साल की लड़की है। तो वहाँ पर भी उसने मलखम्ब का प्रशिक्षण शुरू किया था। मुझे याद है 2018 में एक होबोकेन नाम के एक काउंटी थी, जहाँ पर उनके मेयर के सामने यूएस मलखम्ब फेडरेशन के द्वारा एक प्रदर्शन था। तो उसमें मेरा बेटा जो ओंकार है, उसकी लड़की रोमा मलखम्ब करती थी। ओंकार उसके बाजू में खड़ा था और मैं कमेंट्री करने के लिए माइक पे था। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 जनरेशन्स एक साथ मलखम्ब से जुड़े हुए थे। और फिर मेरे लड़की का भी 2 लड़के हैं, अभी एक 6 महीने का, एक 6 साल का हो गया। लेकिन उनका भी सपोर्ट मुझे बहुत मिला। घर का पूरा अभी भी वो देखते हैं, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैं इतना काम कर सका। तो मैं इनके बारे में बहुत खुश नसीब हूँ, कि भाग्यवान हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट मिला। हमारे भारत का युवा आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने देह बोली पे या अपने पर्सनैलिटी पे, अपने व्यक्ति रूप के लिए, व्यक्ति रेखा के लिए ज़्यादा सतर्क हो चुका है। और जिम में जाना, ड्रग्स लेना, सप्लीमेंट लेना, जो पहले असामान्य बातें थी वो आज सामान्य हो गई है। अपनी ज़िंदगी में, आयुष्य में नशा होना चाहिए, लेकिन जो नशा अपने सर्वस्व को, अपने संपूर्णता को, अपने जीवन को, अपने कुटुंब को, अपने समाज को प्रगति पथ पे लाए, ऐसा ही नशा होना चाहिए। श्रीमान जी, एक नशा आप में भी था कि जो नशे से आपने अपना सर्वस्व, आपने नौकरी भी की, उस पे ही आप यश प्राप्ति हुई, उसमें भी आपने संयम रखा, उसमें भी आपने लगातार कार्य करते रहे। आज जो ये व्यायामशाला में हम बैठे हैं, वहाँ पे भी मुझे लगता है अंध विद्यार्थी हो या ये मल्लखांब छोटे बच्चे सीखते हैं। ऐसा एक बोलते हैं कि 5वीं स्टैंडर्ड तक ये मल्लखांब होता है। आज मैं खुद वहाँ पे उपस्थित था। 70 साल के, 60 साल के बुजुर्ग, हम बोलते हैं ज्येष्ठ नागरिक बोल सकते हैं, उनको वो सीख रहे थे आपसे, उनमें भी वो एक चाहत थी। आज ये नशा होने के कारण कार्य में, जीवन पद्धति में आपने अनेक लोगों का जीवन यशस्वी किया। प्रकृति स्वास्थ्य है, ये खेल भी है और प्रकृति स्वास्थ्य का एक जीवन शैली भी है। तो आपको इसका एक, हम जो बोलते हैं एक चाहत है, और उसका आपका परिणाम स्वरूप जो हमारा एक सरकार का एक अविभाज्य अंग है और एक प्रोसेस है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है वो सिफारिश करता है, और जो हमारा 26 जनवरी को हमारा प्रजासत्ताक दिन है, उसकी पूर्व संध्या पद्म पुरस्कार का अलंकरण जिनको होना है उनके नाम घोषित। पिछले साल का जो संध्या थी वो बहुत, मुझे लगता है, अविस्मरणीय रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है पद्म पुरस्कार, उस नामांकन अलंकरण में आपका नाम था, और महामहिम राष्ट्रपति ने वो सिफारिश स्वीकृत करके आपको अलंकृत किया था मई माह में। तो क्या अनुभव था आपका? ये तो बहुत अविस्मरणीय, जैसे आपने कहा कि कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि मलखम्ब के फील्ड में काम करने वाले को पद्मश्री तक का पुरस्कार मिलेगा या गवर्नमेंट की ओर से रिकग्निशन मिलेगा। लेकिन मेरा एक फर्म बिलीफ था कि मलखम्ब अपने भारत को एक स्वस्थ भारत, सशक्त भारत बनाने में बहुत कामयाब रहेगा, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरे दुनिया को इसका फल मिलना चाहिए। जैसा कि 2004 साल में हमने जर्मनी में पहले मलखम्ब का एक प्रशिक्षण वर्ग लिया था। तो उस समय 8 दिन के बाद
जर्मन बच्चों ने जो मलखम का प्रशिक्षण हासिल किया उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना और 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर, जो दर्शक आए थे उनको कुछ सवाल हो तो पूछने के लिए। तो वहाँ डॉक्टर जॉर्ज लेशनर करके थे, जो भारत में जर्मनी के काउंसलेट जनरल करके उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने पूछा, मिस्टर देशपांडे आप इतने दूर से मुंबई से हमें मलखम सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि हम जर्मन लोग स्पोर्ट्स में बहुत एडवांस्ड हैं, तो हमने थोड़ा सा मलखम के ऊपर ध्यान दिया तो आपको पीछे छोड़कर हम आगे निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, इफ यू थिंक ओनली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमें उसके लिए इतना लंबा जर्मनी यूरोप में आने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जो पड़ोसी देश है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, ये भी देश खेल में बहुत अग्रसर है। लेकिन आपके जैसे विकसित देशों में और हमारे जैसे विकसनशील देशों में कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स उनको नहीं मिलते हैं, या तो मार्क्स मिलने के बाद भी जिस कोर्स को एडमिशन चाहते हैं वो कोर्स को एडमिशन नहीं मिलती है, या तो एजुकेशन पूरा होने के बाद जो नौकरी चाहते हैं वो नौकरी नहीं मिलती है, एंड देन दे टर्न टू द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स के अधीन हो जाते हैं। तो मलखम आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। इसके लिए मलखम का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की बदलती जीवन शैली में हम बचपन से ही मोबाइल हाथ में लेते हैं, फिर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो मैदान में जाना ही बच्चे भूल जाते हैं। और 30-35 साल में उनको कमर दर्द शुरू होता है, नेक एक शुरू होता है और पीठ का दर्द शुरू होता है। वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता है, एंजॉय भी लाइफ नहीं कर पाता है। तो मलखम आपकी रीढ़ की हड्डी को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो रीढ़ की हड्डी का चलन वलन बाकी सभी खेलों में होता है, लेकिन मलखम में सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए मलखम के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे तक सीमित न रखते हुए वो आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और वो मेरा जो जवाब था इतना अच्छा लगा उनको कि उसके बाद लगातार 16 साल वो हमें अगस्त सितंबर में जर्मनी बुलाते हैं। 50-50 बच्चों के 2 शिविर लगते हैं, तो एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते हैं। अभी 16 साल में 1600 जर्मन बच्चे मलखम सीखे हैं। तो दिस इज द मैसेज ऑफ मलखम कि मलखम इज नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट, इट इज़ फॉर योर हेल्थ। जैसे हम योगा करते हैं कि मलखम से न केवल मांसपेशियाँ बट इंटरनल सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इनको भी अच्छा व्यायाम मिलता है। और हाथों से उंगलियों को लेकर पैरों की उंगलियों तक हर एक पार्ट को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम मिलता है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो अलग अलग मशीन्स होते हैं कि काफ मसल्स के लिए अलग मशीन होता है, थाई मसल्स के व्यायाम के लिए अलग मशीन होता है, फिर लोअर बैक के लिए अलग मशीन है, अपर बैक के लिए अलग मशीन है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए अलग मशीन है। यहाँ सिर्फ एक लकड़ी का खंभा या एक रस्सी, बस इतना ही मशीन है, लेकिन पूरे शरीर को व्यायाम मिलता है। और आपने देखा होगा कि ये डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो है, एक रोगों प्रतिकारक शक्ति, ये सबसे ज़्यादा बढ़ाता है मलखम। जैसे हमने ये ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना जैसे महामारी में देखा कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत स्टेट है, जगह जगह पर आपकी स्टेट है, लेकिन या तो आप बहुत उच्च विद्या विभूषित है, गायन, वादन, नर्तन, अभिनय में माहिर है, लेकिन जब एक छोटा सा विषाणु आपके शरीर में चला जाता है तो बाकी एक कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है? इज आपकी डिसीज रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी, और वो सबसे ज़्यादा मलखम में बढ़ाई जाती है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि मलखम का सर्वदूर प्रसार हो, प्रचार हो, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभी एज ग्रुप में। क्योंकि पहले ये कंसेप्ट था कि सिर्फ छोटे बच्चे मलखम करेंगे, लेकिन मैंने बड़ों को, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को भी मलखम सिखा दिया है। एक शांतिलाल संघवी जी थे सॉरी, जिन्होंने एट द एज ऑफ 82 मलखम सीखना शुरू किया। और जब हमने यहाँ मलखम की वर्ल्ड चैंपियनशिप लिया था 2019 में, तो उनकी उम्र थी 89 ईयर्स। उन्होंने मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। मुंबई में 3 ब्लाइंड स्कूल्स हैं, तो तीनों ब्लाइंड स्कूल में जाकर मैं मलखम सिखाता हूँ। वहाँ के ब्लाइंड बच्चे जो हैं इतना अच्छा मलखम करते हैं कि आप उनको देखते हुए यकीन नहीं करेंगे कि वो ब्लाइंड है। और मलखम से उनमें जो परिवर्तन हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक प्रांजल पाटिल नाम की लड़की थी जो 3री कक्षा से 10वीं कक्षा तक डेली मलखम प्रैक्टिस करती थी। कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड की स्टूडेंट थी, और आज वो भारत की
ओनली एंड फर्स्ट ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर हैं, और जो चेन्नई में कलेक्टर थी, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली में काम करती है। तो ये जो परिवर्तन लाता है मलखम्ब लोगों में, हमारे यहाँ कितने बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 10वीं हो 12वीं हो, कभी उनको परीक्षा की वजह से हम छुट्टी नहीं देते हैं। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और मलखम्ब करने से उनके मेमोरी हो, ग्रास्पिंग पावर हो, कंसंट्रेशन हो, ये इतना बढ़ता है कि उनको एग्जाम में भी 95-98% मार्क्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि मलखम्ब का हर एक कोने में, गाँव में, शहरों में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ प्रचार प्रसार होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मलखम्ब की जानकारी होनी चाहिए, उनको मलखम्ब की प्रैक्टिस करने को मिलनी चाहिए। अभी ये समर्थ व्यायाम मंदिर का 100वां साल चल रहा है, 100th ईयर। तो मैं ये चाहता हूँ कि 100th ईयर में मैं 100 जगह जाकर मलखम्ब सिखाऊंगा, मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ जाकर मैं मलखम्ब का प्रशिक्षण दूंगा। क्योंकि लोगों को देखने में अच्छा लगता है, लोग तालियां बजाते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन खुद करते नहीं है। तो मुझे उनको सिखाना है, करके देखो, सिर्फ देखने का काम नहीं है। तो अभी मैंने 4 महीने में 69 जगह पर जाकर मलखम्ब सिखाया, और अगले 6 महीने में मेरा 100 का टारगेट मैं जरूर पूरा करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यानी अगर लक्ष्य केंद्रित करना हो तो मल्लखम्ब जरूरी है, प्रकृति स्वास्थ्य अच्छा रखना हो तो मल्लखम्ब जरूरी है। और आप जिस देश में रह रहे हो, जिस गली में, जिस शहर में आप रह रहे हो, आप अगर टावर में रहते हो, आप अगर किसी जिले में रहते हो या गांव में रहते हो, अगर आपको अपना प्रकृति स्वास्थ्य एवं अपनी पुरानी पारंपरिक कला क्रीड़ा, अगर आपको ये प्रकृति आपको अगर वृद्धिंगत करना है, तो मुझे लगता है ये 100 का जो आपका उपक्रम है उसमें आप जरूर सहभागी हो, और हमें एक आनंद होगा कि आप भी हमारे साथ आए। 1947 को स्वतंत्र हुआ भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जो भी आप कह सकते हैं, आज विश्वगुरु बनने की कगार पे है। इस विश्वगुरु बनने में हर एक व्यक्ति जो भारत में रहवासी है या भारत के बाहर का रहवासी है, वो अपना योगदान दे रहा है। हर एक के योगदान से ही अपना भारत विश्वगुरु बनेगा। हमें प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, उनके निर्णय, उनकी सिफारिशें तथा देश के सर्वोच्च हमारा पद महामहिम राष्ट्रपति, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो सतत कार्यशील है। आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, न केवल बिजनेस, न केवल परराष्ट्र नीति, लेकिन कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य एवं अपना इतिहास, हर एक विषय में भारत अपना योगदान दे रहा है। आज मल्लखम्ब जो विषय मध्यम वर्गीय हो, उच्च मध्यम वर्गीय हो, किसी ने भी कभी सुना नहीं था, आज वो विषय लोगों के सामने लाना और उस विषय में अपना स्वर्णिम योगदान देने वाले व्यक्ति को सर्वोच्च पुरस्कार से अलंकृत करना, ऐसे हर एक सिफारिश, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं अपना विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री की तरफ से प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति का बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये जो सम्मान प्राप्त अलंकृत व्यक्ति है, सर, आप भी हमारे माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको क्या संबोधित करो? मैं यही कहना चाहूँगा कि मलखम्ब जो अपने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी बहुत विशेषताएं हैं। जैसे बाकी सभी खेल ज़मीन के लेवल पे खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल हो, या जूडो, कबड्डी, खो खो जैसे इंडियन गेम्स हो, लेकिन मलखम्ब एक ही खेल है जो ज़मीन के ऊपर 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 10 फुट ऊंचाई पर खेला जाता है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है, करेज अच्छा बढ़ता है, और सभी खेलों में जो एक बेसिक एबिलिटीज लगती है, जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सभी एबिलिटीज एक सिर्फ मलखम्ब पे अच्छे ढंग से बढ़ाई जाती है। इसके लिए मलखम्ब किसी भी खेल को एक पूरक व्यायाम प्रकार, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज के तौर पर जाना जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि मलखम्ब का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
प्रचार प्रसार हो। मुझे ऐसे मौका मिला था 2003 में, जब हम दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में मलखम्ब दिखाने के लिए मैं 6 लोगों की टीम लेके गया था। तो वहाँ पर 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक हर दिन शाम को 6 से 8 बजे तक हम मलखम्ब का प्रदर्शन वहाँ करते थे। एक शेख था जो सामने जगह डाल के बैठता था, डेली एवरी डे वो मलखम्ब देखने के लिए आता था। तो मैंने उसको पूछा कि आपसे मलखम्ब से आपको बहुत लगाव है, आपको अच्छा लगा? तो उन्होंने मुझे बोला था कि ताज्जुब है, शुक्रिया है उस खुदा का जिसने इस लड़कियों को बनाया, लेकिन ताज्जुब है इस बात का वो मिट्टी वो कहाँ से लाया। तो ये शिवाजी पार्क की मिट्टी है, अपने भारतवर्ष की मिट्टी है, जिससे ये खिलाड़ी पैदा होते हैं। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मलखम्ब जैसे खेल को इतना बढ़ावा देने के लिए मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और क्रीड़ा मंत्री इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।